सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एमोर मैथमेटिक्स को एंड लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइस, इस समय हम लूसेंट जो बुक है उसको कवर कर रहे हैं। एक लेक्चर ऑलरेडी हम उसका डाल चुके हैं। लूसेंट में भी हम लोग इतिहास देख रहे हैं और इतिहास में भी हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ये प्राचीन भारत के इतिहास का नेक्स्ट लेक्चर है। तो चलिए हम देखते हैं आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले उन टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं कि आज प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। गाइज, इतिहास के लेक्चर में आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो पहला टॉपिक है वो है ब्राह्मण साम्राज्य, दूसरा टॉपिक है यवन राज्य, तीसरा है शक, चौथा है कुषाण, पांचवा है गुप्त साम्राज्य और छठवां है पुष्यभूति वंश। अगला है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इसमें हम सारा देखेंगे, चोल, चालुक्य और बाकी जितने भी हैं दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश हैं। साथ साथ राजपूत राजवंश देखेंगे, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, पृथ्वीराज चौहान की कहानी, बाकी चीजें महाराणा प्रताप से लेके बाकी सभी जितने भी राजपूत राजवंश है उनको देखेंगे। कुछ भारत के सीमावर्ती राजवंश देखेंगे, जैसे कि गुजरात हो गया, कश्मीर हो गया, इस तरह के भी जो राजवंश है उन सभी को देखेंगे। और इसके साथ ही साथ आज के लेक्चर के बाद आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज का जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जो था वो एक ब्राह्मण था, ठीक है। पहले तो यही है, ब्राह्मण साम्राज्य जब आएगा, पुष्यमित्र शुंग जो है वो क्या था, एक ब्राह्मण था। तो यहाँ से कौन सा साम्राज्य स्टार्ट होगा, ब्राह्मण साम्राज्य, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंश शासकों ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी विदिशा को, ठीक है। देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो इंडो यूनानी शासक कौन था, मिनांडर, उनका प्रमुख शासकों में से एक था, उसको किसने हराया था, पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ आप पढ़े होंगे रामायण में कि उसमें एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, जो उसको रोकता था उससे युद्ध होता था, जो नहीं रोकता था वो उस राजा की अधीनता स्वीकार कर लेता था, ठीक है। अब देखो, पतंजलि जो थे वो किसके शासनकाल में थे, वो थे पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थे और इन्होंने क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कौर्ण वंश का स्थापना की, ठीक है। तो गाइस, ये वंश बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला था। कभी कभी पूछ देता है कौर्ण वंश का संस्थापक कौन था, तो वो थे वासुदेव। और कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा। ये याद रखना, क्योंकि सुशर्मा की हत्या करके कोई और वंश आएगा। तो अंतिम शासक कौन था, वो था सुशर्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, शिमुक ने, ध्यान से सुनना, जो शिमुक था इसने किस वंश की स्थापना की थी, सातवाहन वंश का संस्थापक था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और उसने किसकी हत्या करके बना था, कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मा की हत्या करके वो बना था सातवाहन वंश की संस्थापक। सातवाहन या आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन काफी बार पूछा है, जो सातवाहन वंश थे उनके राजधानी कहाँ थी, तो वो थी प्रतिष्ठान, ठीक है। और ये कहाँ पे है, प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, ठीक है। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सिमू, उन्होंने सुकर्मा को हत्या करी थी, कर्ण वंश के अंतिम शासक को, और उनकी राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सातवाहन वंश जो थे इनके बारे में और चीजें देख लेते हैं
ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किसने किया था? सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। सातवाहन जो थे उनकी राजकीय भाषा जो थी वो थी प्राकृतिक, और उनकी जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे जाते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल जो था वो पितृ तंत्रात्मक था, पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, मतलब उनके नाम जो रखे जाते थे माताओं के नाम पे रखे जाते थे, लेकिन उनका जो कुल था वो पितृ सत्तात्मक था, क्योंकि सिंहासन पर जो उत्तराधिकारी बैठता था वो क्या बैठता था? पुत्र ही बैठता था। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीजें इनमें हैं। देखो, जो सातवाहनों का सबसे प्रमुख कार्य है गाइस, उनमें एक प्रमुख कार्य ये है, महत्वपूर्ण जो चीजें इन्होंने बनाई थी वो बनाई थी अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाओं के निर्माण में सातवाहनों का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, भारत के यवन राज्य, ठीक है, यानी कि कौन कौन से विदेशी आक्रमणकारी थे जो भारत में आए। देखो, एक ट्रिक भी है यहाँ पे, हिंद से पीके, ध्यान से समझना, ट्रिक एक बार देख लेते हैं। हिंद से पीके, देखो पहले जो आए थे वो हिंदी यूनानी आए थे, हिंदी यूनानी। फिर आए, से मतलब है शक आए थे, पी से मतलब है पल्लव, और के से मतलब है कुषाण। तो ये चार इनका क्रम है, याद रखना। पहले हिंदी यूनानी आए थे, फिर शक आए थे। यवन राज्य जो बने थे भारत में, उनमें जो पहले आए थे हिंदी यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। इनमें कुछ कुछ महान शासक भी हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज काम किए थे, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है गाइस कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था। पहला आक्रमण भारत पर हिंद यूनानियों के द्वारा जो हुआ था वो हुआ था यवन शासकों के द्वारा, वो डेमेट्रियस ने किया था। वो कहाँ का शासक था? बैक्ट्रिया का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं गाइस। हिंद यूनानी शासक जो थे, इनमें सबसे अधिक विख्यात कौन था? वो था मिनांडर। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी? शाकल, जो आधुनिक का कौन सा एरिया है? सियालकोट। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात कौन था? मिनांडर था। अब देखो, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पानो। ठीक है, ये एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पानो। इसमें जो है मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर को एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया है जिसका नाम है मिलिंद पानो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिलिंद पानो में किस राजा के बारे में जिक्र है, तो आपको मिनांडर का नाम याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? सबसे पहले वो थे हिंद यूनानियों ने। यूनानियों ने ही पर्दे का प्रचलन आरंभ किया था भारत में, नाट्य कला के विकास में जिसका बहुत ही अहम योगदान है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं गाइस शक। ठीक है, क्योंकि यूनानियों के बाद कौन आए थे? यहां से देखो, यूनानियों के बाद कौन आए थे? शक। ठीक है, और इसमें बाकी चीजें तो नहीं आपको याद रखनी है। प्रथम शक राजा कौन था? वो था मोव। ठीक है, मैंने ये बोला ना कि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ही आपको हम दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत स्टार्ट हुआ जिसे विक्रत संवत के नाम से हम
जानते हैं। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक गई है। यानी कि 14 ऐसे शासक हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय को, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। समझ में आ गया। शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधि काफी लोगों ने लिया था। एक्चुअल में जो ये शक जो स्टार्ट हुआ था, इसके पहले का थोड़ा सा हम आपको बता दें कि 58 ईसा पूर्व में जो नया संवत सुना हुआ विक्रम संवत, और उसी समय विक्रमादित्य की उपाधि भी आई थी। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और इसी के उपलक्ष्य में उसने 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत स्टार्ट किया। जो सबसे ऐसे 14 राजा हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। लेकिन गुप्त काल का जो महान शासक था सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, उसको ही चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्र दमन प्रथम। रुद्र दामन कहीं लिखा रहता है, कहीं रुद्र दमन लिखा रहता है। रुद्र दामन प्रथम ये शकों का सबसे प्रतापी शासक था। और इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इससे क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है गई, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार था उसको किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, रुद्रदमन प्रथम ने। रुद्रदमन जो था वो संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख लिखवाया था, जिसको हम बोलते हैं गिरनार अभिलेख में। तो यहां से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन, गिरनार अभिलेख किसने लिखवाया था? तो आपको याद होना चाहिए रुद्रदमन प्रथम। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो रुद्रदमन प्रथम। ठीक है। और दूसरी बात, गिरनार अभिलेख का भाषा क्या है? वो है संस्कृत भाषा। ठीक है। यहां से इतने सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके बाद से अगला है गाइस कुषाण। अगला जो है कुषाण वंश के संस्थापक। देखो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजूल कडफिसेस। ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? कनिष्क। तो आपसे पूछा जाता है कनिष्क किस वंश का शासक था? तो आपको याद रखना कुषाण वंश का। और कनिष्क ने राजधानी कहां पे लिखी थी? पुरुषपुर या पेशावर पहले थी, और इन्होंने बाद में जो द्वितीय राजधानी बनाई वो किसको बनाई? मथुरा की। देखो ऐसा तो माना जाता है कि हिंद यूनानी थे जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के लाए। सभी लोगों ने सोने के सिक्के जारी किए। एक क्वेश्चन बनता है, शायद इस बुक में नहीं दिया है, कि इन सब में किस शासक ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के अपने शासनकाल में चलाए थे? तो उसका नाम हो जाएगा कडफिसेस। ये याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जब क्लोज ऑप्शन होगा, ऐसे अगर हिंदी यूनानी है बाकी अदर है तब तो हिंदी यूनानी आप डाल दोगे, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब हिंदी यूनानियों में जब डीप में जाएगा तब कडफिसेस आपके ऑप्शन में होगा, तो आप ले लेना उसको। कनिष्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं गाइस। अब देख लेते हैं गाइस। देखो कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जिसे हम बोलते हैं शक संवत। यही जो संवत है इसे ही भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति में किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहां पे हुई थी? कुंडलवन। कुंडलवन कहां है? कश्मीर में। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान किसके में हुई थी? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। अब देखो जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म का तो अनुयायी था ही, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। मोस्ट इंपोर्टेंट है जो चरक थे, सबसे पहले चरक क्या थे? ये आयुर्वेद के विद्वान थे। ठीक है। इनकी एक पुस्तक है जिसको बोलते हैं चरक संहिता। चरक किसके राजवैद्य थे गए? वो थे कनिष्क के। 3 क्वेश्चन बनता है,
चरक आयुर्वेद से रिलेटेड है। चरक किसके राजवैद थे या किसके शासनकाल में थे? वो थे कनिष्क के। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? वो है चरक संहिता। आगे बढ़ते हैं। देखो कनिष्क का राजवैद चरक थे, चरक संहिता की। अब देखो अगला क्वेश्चन बनता है राजकवि, कनिष्क के राजकवि कौन थे? वो थे अश्वघोष, जिन्होंने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की है। देखो कनिष्क के दरबार में जो विभूति थे, याद रखना, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक तो थे ही, पार्श्व, महाचेत और संरक्षक, जिसमें से दो नाम आप 100% याद रखना, एक नागार्जुन और दूसरा वसुमित्र। ठीक है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गई? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माध्यमिक सूत्र, और इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसीलिए इन्हें भारत का क्या बोलते हैं? आइंस्टीन। क्योंकि आपको पता होगा सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है बनता है गाइस कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था वासुदेव। कुषाण राजा जो क्या थे? देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने किससे प्राप्त की थी? चूनियों से की थी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर में काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है गाइस गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य हम लोग देख लेते हैं गाइस। देखो बहुत सारा क्वेश्चन बनता है गाइस कि सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है। और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ था? वो हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने क्या किया था? लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह किया था और इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है। 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन गुप्त संस्थापक श्रीगुप्त, महान सम्राट प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम, इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से शादी की थी और इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? इनका उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। ये भी एक महान शासक था। समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, भारत का नेपोलियन किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो समुद्रगुप्त के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो की थी हरिसेन ने। हरिसेन क्या था? ये कवि था। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में। यानी कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। जो समुद्रगुप्त था वो एक संगीत प्रेमी था। उसके सिक्के पर उसे वीणा वादक करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। यानी कि जो सिक्के उसने जारी किए थे उसमें वीणा बजाते हुए वो उस चित्र में था और इसी वजह से ये अनुमान लगाया गया है कि वो एक संगीत प्रेमी था। देखो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। ये एक बहुत ही महान शासक था। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पहला क्वेश्चन ही बनता है गाइस, फाहियान जो है भारत किसके शासनकाल में आया था? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे ही बोलते हैं विक्रमादित्य की उपाधि 14 लोगों ने ली थी, लेकिन ये सबसे ज्यादा विख्यात विक्रमादित्य था। ठीक है। तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। देखो अब अगला क्वेश्चन बनता है गाइस
चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो की थी कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, देखो स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ने जो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील है उसका पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है, तो झीलों से क्या होता था कि झीलों से पानी जो आता था उससे कृषि और बाकी चीजें होती थी, काफी लोगों का भला होता था। तो जो लोग भी उसका जीर्णोद्धार करवाए थे, जैसे गंदगी हो जाती है उसकी सफाई वफाई करवाए थे, उनका नाम काफी बार आता है। अंतिम गुप्त शासक कौन था गाइस? अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। ठीक है, अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वो थी ग्राम। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या थी? वो थी ग्राम। अब देखो, भू राजस्व में कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। ठीक है, यानी कि जो लेते थे गुप्त काल में, वो जो भी आपका पैदावार होता था उसका 1/4 से 1/6 ले लेते थे। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण जो था, ऐसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दशावतार मंदिर। उसका निर्माण कहाँ हुआ था? देवगढ़ में, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। तो आपको ये याद करना है कि दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, काफी फेमस है, काफी पुराना मंदिर भी है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो आपको याद रखना है कि जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था वो था उज्जैन। गुप्त राजाओं ने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की, इस इसी के लिए इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में, देखो इसे स्वर्ण काल भी बोला जाता है। ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण काल भी बोला जाता है। तो गुप्त राजाओं ने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की और इनकी जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उन्हें अभिलेखों में क्या बोला गया है? दिनार बोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है गाइस कि देखो, सती प्रथा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सती प्रथा है या सती होने का, सती प्रथा या सती होने का उल्लेख या प्रमाण, पहली बार सती प्रथा होने का प्रमाण आपको कहाँ मिला था? भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। गुप्त काल में एक शासक थे भानुगुप्त, 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती होने का प्रमाण मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। भोजराज जो थे भानुगुप्त के क्या थे? सेनापति थे। एक युद्ध के दौरान भानुगुप्त, जब लड़ाई चल रही थी तो भोजराज की मारे गए, और भोजराज की जब चिता जल रही थी तो उनकी पत्नी अपनी इच्छा से उस चिता पर लेट गई, क्योंकि वो उससे इतना प्यार करती थी कि वो नहीं चाहती थी कि उनके जाने के बाद वो जीवित रहे, और वो प्रामाणिक रूप से इतिहास की पहली सती कहलाई। आगे बढ़ते हैं। जो गुप्त सम्राट थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और विष्णु का वाहन क्या था? गरुण। वो गुप्तों का क्या था? राज चिन्ह था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइस, आगे और देखते हैं गुप्तों के और क्या क्या चीजें थे। देखो, अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। ठीक है, अजंता में निर्मित 29 गुफाएं हैं, उसमें जो गुफा संख्या 16 और 17 है वो कौन सी गुफा है? गुप्तकालीन गुफा है। इसमें गुफा संख्या 17 में उत्कीर्ण मरलासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में जो गुफा नंबर 17 है उसमें क्या बताया गया है? बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में
पहला क्वेश्चन तो बनता है, कालिदास किसके दरबार में कवि थे? तो गाइस ये प्रसिद्ध कवि किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। और ये किस भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के। संस्कृत भाषा को के प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। अगला क्वेश्चन बनता है कि धन्वंतरी जो प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे वो किसके दरबार में रहते थे या किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो एक पुस्तक है जिसका नाम है पंचतंत्र। संभवतः यह विश्व में सबसे ज्यादा भाषाओं में इसका प्रकाशन हुआ है, विभिन्न भाषाओं में इसके प्रकाशन हुए हैं। पहले ये संस्कृत भाषा में थी जो ये पुस्तक लिखी थी। इसके पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जाता है, वो थे विष्णु शर्मा। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यानी कि इसको सबसे प्रचलित ग्रंथ माना जाता है, किसको? पंचतंत्र को। अब आगे बढ़ते हैं गाइस और फैक्ट देखते हैं। देखो जो आर्यभट्ट थे वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के उसमें थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी में सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? आर्यभट्ट ने दी थी अपनी पुस्तक जो थी आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में। चंद्रगुप्त दौर के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वराहमिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त, ठीक है। संस्कृत गुप्त, देखो गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा कौन सी थी? वो थी संस्कृत। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में जितने भी पुराण हैं मैक्सिमम लोगों का निर्माण कब हुआ है? गुप्त काल में ही हुआ है। देखो एक गाइस नाटक है, काफी बार पूछता है, मृच्छकटिकम किसकी रचना है गाइस? वो है शूद्रक की रचना। देखो अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम पहले तो रचना किसकी है? कालिदास की है। दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी किस पुस्तक में वर्णित है? राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी किस पुस्तक में वर्णित है? तो आपको याद रखना होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। देखो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इतने अच्छे अच्छे और विद्वान लेखक हुए और सांस्कृतिक उपलब्धि इतनी ज्यादा हुई जिसके कारण गुप्त काल को क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वंश गई पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। देखो पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी पूछ लेता है, इनकी राजधानी थानेश्वर थी। आगे बढ़ते हैं। देखो एक थोड़ा सा ये भी चीजें जानना होता है कि प्रभाकर वर्धन थे, इनकी पत्नी यशोमती से, यानी कि इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था राजवर्धन था, दूसरे का नाम था हर्षवर्धन था, और तथा एक कन्या थी राजश्री, यानी कि 2 भाई 1 बहन थे। राजश्री का विवाह किससे हुआ था? कन्नौज के मकफूर राजा ग्रहवर्मा से हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने जो इनके बहनोई थे यानी कि ग्रह सर्वा है, उनकी क्या की हत्या कर दी, और जो इनकी बहन थी हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री, उसको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, यानी कि राजवर्धन यानी कि जो इनके प्रभाकर वर्धन के पहले लड़के थे, उन्होंने क्या किसको मार दिया? अपनी बहन को जो अगवा किया था देवगुप्त को मार दिया। परंतु देवगुप्त के मित्र, देवगुप्त का मित्र था गौड़ नरेश शासक शशांक। शशांक ने क्या किया था कि राजवर्धन की हत्या कर दी, धोखे से, धोखा देकर क्या किया? राजवर्धन की हत्या कर दी। तो ये एक कहानी है जो आप एक तरीके से एक बार बस पढ़ लेना, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने हाईलाइट कर दिया। देखो
शशांक का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस, ये ध्यान रखना। शशांक जिसने हर्षवर्धन के बड़े भाई की हत्या करी थी, राजवर्धन की। शशांक जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बोध गया का जो बोध वृक्ष है उसको कटवा दिया था। ठीक है, इसलिए शशांक का नाम काफी फेमस है। अब देखो, राजवर्धन की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। ये महान शासक था। ठीक है, हर्षवर्धन का नाम काफी बार आता है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने जो क्या था, शशांक, हर्ष ने क्या किया, शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो थानेश्वर पहली राजधानी थी, फिर कन्नौज पे अधिकार किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। किसने? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, ये भी अपने उसका महान शासक था, के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन क्या हुआ, पराजित हुआ। एक क्वेश्चन ये बनता है गाइस, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको याद रखना है, हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे, यानी कि इनके पिता और बाकी लोग, भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार किसका था? महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। ठीक है, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो बौद्ध शिक्षा के लिए काफी फेमस था। बाकी इसी के चक्कर में चीन और बाकी जहाँ पे बौद्ध धर्म बढ़ रहा था वहां से लोग आते थे। एक क्वेश्चन बनता है गाइस, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हर्षचरित और कादंबरी के लेखक कौन है? ठीक है, तो गाइस हर्षचरित और कादंबरी के लेखक हैं बाणभट्ट। और बाणभट्ट कौन थे? ये हर्षवर्धन या हर्ष के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन बनता है गाइस कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी जैसी प्रमुख पुस्तकों की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित में प्रांतीय शासन के लिए लोकपाल शब्द प्रयोग किया गया है पहली बार। ठीक है, प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। लोकपाल अन्ना हजारे से काफी करंट में जुड़ा हुआ है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या फैक्ट है। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो हर्ष से रिलेटेड मैक्सिमम जो पॉइंट थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए। अब दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं या कौन कौन से वंश हैं? उसमें पहला आता है गाइस पल्लव वंश। पहला क्वेश्चन बनता है गाइस, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? वो था सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पे थी? कांची। कांची कहाँ पे है? तमिलनाडु के कांचीपुरम में। और ये कौन सा था? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। पल्लव वंश के प्रमुख शासक आपको देखना है, इसमें एक नाम आपको याद रखना है, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों ने बहुत सारा काम किया है लेकिन जो हमने हाईलाइट किया है वो आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से पूछता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश के शासक हैं, तो आपको याद रखना है पल्लव वंश के ये शासक हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतिम शासक जो था वो था अपराजित वर्मन। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन। केवल 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है गाइस, जो चीजें होंगी इंपॉर्टेंट वो हम बता देंगे। देखो, नरसिंह वर्मन प्रथम हमने क्यों बोला? महाबलीपुरम के एक काष्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण किसने करा था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। अब एक चीज और ही बताएं, कुछ और इंपॉर्टेंट नाम हम देख लेते हैं गाइस। जो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, ठीक है, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों के शासक कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय थे।
उसने राजा सिंह राजाओं के सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक उपाधि धारण की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसमें कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। देखो, एक फैक्ट ये भी है, 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में कौन रहता था? 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी वर्मन। अगला जो राजवंश है गाइस वो है राष्ट्रकूट। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है गाइस कि राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है? तो वो है दंतीदुर्ग। दूसरा है राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन थी? तो मनकीर या मानखेड़, जो वर्तमान में क्या है? मालखेड़, सोलापुर के निकट है। ठीक है, प्रमुख शासक आपको याद रखना है, तो इसमें कृष्ण प्रथम आपको याद रखना है। कृष्ण प्रथम जो थे वो बहुत सारे हैं, ध्रुव हैं, गोविंद हैं, तृतीय हैं, अमोघ वर्ष हैं, कृष्ण सेकंड है, इंद्र तृतीय हैं, कृष्ण तृतीय हैं, कृष्ण तृतीय इनके अंतिम थे। ठीक है, तो कृष्ण प्रथम आपको याद रखना है कि राष्ट्रकूट के सबसे महान शासकों में एक थे। अब देखो, कृष्ण प्रथम का योगदान क्या है? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो आपके ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने, चोलों ने, चालुक्यों ने या पल्लवों ने। तो वहां से आप राष्ट्रकूट करोगे, राष्ट्रकूट में भी आएगा तो कृष्ण प्रथम आप मार देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, आगे देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन बना? कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि कौन रहते थे जिन्हें शांति पुराण की रचना की? कल्याणी के चालुक्य तैलिप सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। क्लियर है? तो जो चालुक्य थे वो कई जगह आपको मिलेंगे, लेकिन जो कल्याणी के चालुक्य थे उनको, उनकी स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने। ये क्वेश्चन बनता है कि कल्याणी के चालुक्यों के संस्थापक कौन थे? वो तैलप द्वितीय थे। उन्होंने किसको हराया था? कर्क को हराया था और राष्ट्रकूट पर अपना अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन ये बनता है, एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों के समय में ही वो निर्माण हुए थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बनते हैं इस एलोरा में, अगला क्वेश्चन बनता है, देखते हैं। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। कितनी हैं? 34। इसमें से 1 से 12 तक बौद्धों के लिए, 13 से 29 तक हिंदुओं के लिए और 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। ठीक है, तो एक चीज ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि वो कौन सी गुफाएं हैं जिसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको ये पता होना चाहिए एलोरा की गुफाओं में। ठीक है, इसीलिए इसको हमने हाईलाइट किया था। आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने पहले ही बताया था कि जो चालुक्य थे, चालुक्य में जो कल्याणी के चालुक्य थे उसका संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय ने। ठीक है, और इनकी राजधानी क्या थी? मानखेड़। क्योंकि राष्ट्रकूटों की राजधानी मानखेड़ थी, उन्हीं को, उनके जो अंतिम शासक थे जो कमजोर थे उसको तैलप द्वितीय ने हराकर चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो इन्होंने भी अपनी राजधानी वहीं पे बनाई थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य छठा। ठीक है, षष्टम। सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य षष्टम। आगे बढ़ते हैं। देखो, वातापी के चालुक्य। ठीक है, देखो
वतापी के चालुक्य, चालुक्य वंश का अगला एक शाखा थी वतापी। जय सिंह, चालुक्य वंश की स्थापना वतापी में किसने की थी? जय सिंह ने। और राजधानी इसने किसको बनाई थी? वतापी को, बीजापुर के निकट। ठीक है। और इसमें जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय। मोस्ट इंपोर्टेंट कि चालुक्य वंश के वतापी का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ये सभी वतापियों में भी लगभग सबसे प्रतापी शासक था। आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी हर्षवर्धन जब हम पढ़ रहे थे वहां भी बताया था पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, क्योंकि जो हमने बताया था नरसिंह वर्मन प्रथम उसका महान शासक था। ठीक है, किसका? पल्लवों का। तो उसने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 442 में परास्त किया और उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। एक अभिलेख है, ए होल अभिलेख, उसका संबंध किससे आता है? पुलकेशिन द्वितीय से। तो यहां पे आपको बस कितने पॉइंट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, इस वंश का जो है अंतिम राजा कौन था? वो था कीर्तिवर्धन द्वितीय। इसे इसके सामंत दंतिदुर्ग ने परास्त करके नए राजवंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंतिदुर्ग ने। और ये इनका सामंत था, इसको हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य का एक और भी वंश था, एक और भी ब्रांच था इनका, वो था बेंगी, बेंगी के चालुक्य। तो गाइस ये याद रखना कि बेंगी के चालुक्य का संस्थापक था विष्णुवर्धन और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बेंगी, आंध्र प्रदेश। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? विजयादित्य तृतीय। ठीक है, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला जो है गाइस वो है चोल। तो चोल से जो पहला क्वेश्चन बनता है गाइस कि चोल वंश का संस्थापक कौन था गाइस? इसका संस्थापक था विजयालय। दूसरा क्वेश्चन बनता है चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी तांजाय, जिसको तंजौर या तंजावुर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है ये देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बनता है गाइस चोलों में। देखो, जो राजराज प्रथम था उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, राजराज जो प्रथम है श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और पोलन रुआ को इसकी राजधानी बनाया। ठीक है, तो आपको देखो कि ये लोग विजित कहां कहां तक कर लेते थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और लगभग उसके सारे उसको जीत लिया। तो वो था राजराज प्रथम। देखो, राजराज प्रथम ने शैव धर्म का ये अनुयायी था और इसने तंजौर के राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण कराया था। राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था राजराज प्रथम ने। अब अगला क्वेश्चन है चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने करा था? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। सर्वाधिक विस्तार चोल साम्राज्य का किसके शासनकाल में हुआ था? देखो, ये बंगाल के जो शासक थे पाल शासक, महिपाल को पराजित करने के बाद, यानी कि बंगाल से लेके यहां तक ये श्रीलंका कहां कहां तक ये लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये क्वेश्चन बनता है गाइस कि गजनी का सुल्तान जो है महमूद किसके समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन
चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। ये क्वेश्चन बनता है, चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है, चोल काल में जो ये कर लेते थे, भूमि कर, वो कितना लेते थे? जो भी उपज होता था उसका 1/3 भाग। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है गाइस कि तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे बोलते हैं गाइस? त्रिरत्न तमिल साहित्य में किसे बोलते हैं? कम्बन और टकुट्टन। थोड़ा ये नाम उधर बड़ा उल्टा सीधा होता है। और टकुट्टन, ठीक है, और टकुट्टन खुद भी आप लोग भी बोलना। दूसरा है पुंगलेदी, पुंगलेंदी। देखो, ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न हैं, लेकिन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न किसे माना जाता है? पंप, पोन और रन्न को। ठीक है, चोल कालीन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो नटराज की प्रतिमा थी वो चोल कालीन थी। चोल कला का साहित्यिक सार या निचोड़ कहा जाता है। ठीक है, चोल काल में ही ये बनी थी और इसे क्या बोला जाता है? चोल कला का साहित्यिक सार या निचोड़ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, जो चोल काल था, चोल काल में आम वस्तुओं का आदान प्रदान था, का आधार क्या था? धान था। जैसे होता है ना बार्टर सिस्टम, आप लोग देखे होंगे, तो उस समय जो चोल का वो था, वो क्या था? धान था। देखो, विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। ठीक है, नयनार संत अभी हमने बताया था कितनी उनकी संख्या है, बाकी चीजें। तो जो विष्णु के उपासक थे उसे अलवार एवं शिव के उपासक को बोलते हैं नयनार संत। आगे बढ़ते हैं। अगला वंश है गाइस यादव वंश। बस आपको याद रखना है कि यादव वंश की स्थापना किसने की थी? भिल्लम पंचम ने। ठीक है, बस एक पॉइंट आपको याद रखना है, किसने की थी? भिल्लम पंचम ने। होशियाल वंश, होशियाल वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। होशियाल वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। अगला पॉइंट है गंग वंश। ठीक है, बस संस्थापक आप याद रखना, गंग वंश के संस्थापक कौन थे? वज्रहस्त पंचम। और काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? बीटा प्रथम। काकतीय वंश के संस्थापक थे बीटा प्रथम। अब देखो, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। ठीक है, तो सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय थे, इसमें क्वेश्चन बनता है पाल वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे गोपाल। और इस वंश की राजधानी कहां पे थी? मुंगेर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइस कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने की थी? उसने पाल वंश का ही सबसे महान शासक हुआ धर्मपाल, और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इनकी राजधानी क्या थी? मुंगेर, यानी कि ये बिहार में। एक क्वेश्चन और भी बनता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? वो है बिहार में। नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय, ये दोनों प्राचीन समय में सबसे ज्यादा शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र थे पूरे विश्व के, और ये दोनों कहाँ पे स्थित थे? बिहार में। देखो, ओदंतपुरी, बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देवपाल ने करवाया था। पाल शासक किसके उपासक थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला है गाइस सेन वंश। अगला क्या है? सेन वंश। पहले स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने। राजधानी क्या थी? नदिया, लखनौती। काफी जगह लखनौती दिया होगा और नहीं दिया होगा तो नदिया, क्योंकि नाम, नया नाम लखनौती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, इसमें एक महान शासक आपको देखने को मिलेगा, लक्ष्मण सेन। ठीक है, ये नाम आप याद रखना गाइस, ये सेन वंश के थे। लक्ष्मण सेन की राजभाषा, राज्यसभा में 2 लेखक, ठीक है, जैसे
लक्ष्मण सेन है। पहला क्वेश्चन इसमें देखो कैसे बनेगा कि जयदेव किसके दरबार में थे? लक्ष्मण सेन के। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गीत गोविंद, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में जयदेव थे और उन्होंने गीत गोविंद लिखी थी। काफी फेमस बुक है, इसलिए याद रखना किसके दरबार में वो थे। ठीक है, अगला गाइस, सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख जो लिखवाया वो हिंदी में लिखवाया। लक्ष्मण सेन जो थे वो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, उसके बाद से धीरे धीरे वहां पे मुस्लिम का कब्जा होने लगा। देखो, लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ जो थे हर्ष पर आश्रित कवि थे। ठीक है, ये शायद कश्मीर वाला है, कश्मीर वाले जो वंश थे। एक सेकेंड, लक्ष्मण सेन के बाद से कश्मीर में ये है, कश्मीर वाले में इसको नोट कर लेना आप लोग कि लोहार वंश जो था वहां पे, लोहार वंश का शासक कौन था? हर्ष विद्वान। हर्ष था वो क्या था? विद्वान कवि, कई भाषाओं के लेखक थे। कल्हड़ जो थे हर्ष पर आश्रित कवि थे। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जय सिंह था। और जय सिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राज तरंगी का विवरण समाप्त हो जाता है। देखो, तीन चीजें यहाँ से बनती हैं। सबसे पहली बनती है कि राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? वो है कल्हड़। कल्हड़ में राज तरंगड़ी में किसके बारे में बताया गया है? तो उसमें बताया गया है कश्मीर के बारे में। किसके बारे में? कश्मीर के बारे में। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उसमें कश्मीर में जैसे हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है, बाकी कश्मीर की बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो जो जय सिंह के शासनकाल के साथ ही, क्योंकि अंतिम शासक जय सिंह ही था, कि राज तरंगिणी, कल्हड़ के द्वारा राज तरंगिणी जो होता है वो खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। अब देख लेते हैं कि राजपूत राजवंश कौन कौन से थे। ठीक है, इनमें क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है गाइस कि संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था? संस्थापक था। दूसरा बात, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किससे बनाई थी? कन्नौज को। ठीक है, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? कन्नौज को। इस वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? वो हुआ यशपाल। ठीक है, अब देखो, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश एक थे, अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में दिल्ली नगर की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसने दिल्ली नगर बसाया था? तो आपको याद रखना होगा अनंगपाल, ये तोमर नरेश थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो राजवंश है, ठीक है, अगला है गढ़वाल या राठौड़ राजवंश। ठीक है, गढ़वाल या राठौड़ राजवंश, इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। इनकी राजधानी क्या थी? वाराणसी, काशी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसमें और कौन से हैं। इस वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद्र था। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर में जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। और इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? जयचंद था, जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला। अब देखो, एक चीज और भी है, इससे 3-4 चीजें निकल के आती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, इतिहास में बहुत इंपोर्टेंट है। देखो, गोरी की मदद किसने की थी? चंद्रगुप्त, जयचंद्र ने किसकी मदद की थी? गोरी ने। एक्चुअल में क्या था जयचंद्र की जो पुत्री थी संयुक्ता, उससे मन ही मन कौन कर बैठा? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, इसे मूल राज भी बोलते हैं।
जयचंद ने एक स्वयंवर रचाया और उसमें उसने पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। इससे पृथ्वीराज चौहान मतलब गुस्से में आ गया और उसने क्या किया कि भरे मंडप पे संयोगिता को उठाकर अपने राज्य ले आया और उससे शादी कर ली। इस अपमान को जयचंद बर्दाश्त नहीं कर पाया और बोला जाता है कि जयचंद ने ही पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गौरी को बताया भी था, उनकी कमजोरियां बताई थी, सारी बातें बताई थी और मदद भी की थी। इसीलिए बोलते हैं, आज के समय में भी लोग बोलते हैं कि ये कोई घटना होती है राज पॉलिटिकल या कोई भी होती है किसी भी क्षेत्र में, तो बोलते हैं ये जयचंद हैं। ठीक है, तो ये वही जयचंद हैं जिनका मिसाल आज तक लोग देते आए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि घर का वेदी लंका ढाए वाला इनका काम था। अगला है चाहमान वंश या चौहान वंश। इसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। राजधानी क्या क्या थी? अहिच्छत्र। ठीक है, अहिच्छत्र इनकी राजधानी थी। अजय राज द्वितीय ने कौन सा नगर, अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो गाइस ये सब याद रखना, दिल्ली की स्थापना किसने करी थी, अजमेर नगर की स्थापना किसने करी थी, क्वेश्चन पूछ लेता है। और खासकर एक चीज ध्यान रखना, जो भी फैक्ट आपको दिए जा रहे हैं, अगर आप राजस्थान से हैं या ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आप समझते हैं। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो बिहार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव था। ठीक है, कौन था? विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। आगे बढ़ते हैं। इस वंश का जो अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय था। इसे हम साधारणतया पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते थे। पृथ्वीराज तृतीय को राजकवि जो था, पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, वो था चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ये हिंदी साहित्य का सबसे पुराना ग्रंथ भी माना जाता है। ठीक है, और रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में? पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और गौरी की हार हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब इतिहास के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखो, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में दो युद्ध हुआ, तराई का प्रथम युद्ध और तराई का द्वितीय युद्ध। एक 1191-1192 में। पहले में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि गौरी ने इसी में ही पृथ्वीराज चौहान की हत्या भी कर दी थी और इस राजवंश का खत्म हो गया था। अगला वंश है परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज और इसकी राजधानी थी धारा नगरी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ राजा भोज। जैसे बोलते ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, एक कहानी यहीं से बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा भोज जो था वो कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था, यानी कि इसे हम कविराज के नाम से भी जानते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला वंश है गाइस चंदेल वंश। ठीक है, तो चंदेल वंश में क्या क्या चीजें आपको याद रखना है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननूक। इसकी राजधानी क्या थी? खजुराहो। प्रारंभ में इसकी राजधानी क्या थी? कालिंजर महोबा। दोनों याद रखना, चंदेल वंश का प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कलिंजर, बाद में खजुराहो। ठीक है, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा हुआ यशोवर्मन। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। देखो, तीन बहुत ही प्रमुख मंदिर थे, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर और जिन्ननाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धंग ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। ये सभी मंदिर किसके हैं? भगवान शिव के हैं। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर आपको पता होगा कितना फेमस है। तो इन सब का निर्माण किसने कराया था? धंग ने। देखो, अगला क्वेश्चन है, आल्हा उदल की कहानियां आप लोग सुने होंगे। तो आल्हा उदल नामक दो जो सेना नायक थे वो परम
परमर्दिदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमर्दिदेव, जो 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो जो इनके जो सेना नायक थे अलाउद्दौल, अलाउद्दौल को ऐसा माना जाता है वो आज भी जीवित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, अगला राजवंश है सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। ठीक है, तो सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी क्या थी? अनहिलवाड़। देखो, भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था वो किसके शासनकाल में? भीम प्रथम के शासनकाल में किया था। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। अब एक चीज और भी बनाते हैं कि ये 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कभी कभी ऑप्शन में अगर विमल ना होगा तो भीम प्रथम भी होगा, तो आप उसी को मान लेना। ठीक है, और अगर सोलंकी वंश होगा, किस वंश ने करवाया था, उसको भी आप मान सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है कि क्या होगा। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में थे। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में थे? जयसिंह सिद्धराज के दरबार में। आगे बढ़ते हैं। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? भीम द्वितीय। देखो, भीम द्वितीय महान शासक था। ठीक है, सोलंकी वंश का अंतिम शासक क्या? भीम द्वितीय। इसने किसको पराजित कर दिया था? गोरी को। जब तक ये जीवित रहा गोरी वहां तक आया नहीं। अगला वंश है गाइस कलचुरी चेदी राजवंश। इसमें आपको याद रखना है बस, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोकल। और इसकी राजधानी क्या थी? त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश चूरी सबसे महान शासक जो हुआ कर्णदेव, जिसने क्या किया था? कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और उसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो कलचुरी वंश में ये 3 चीजें, संस्थापक याद रखना, राजधानी याद रखना और ये चीजें आप याद रखना। ठीक है, अब अगला है गाइस सिसोदिया राजवंश। ठीक है, तो सिसोदिया वंश का के शासक अपने आप को क्या बोलते थे? सूर्यवंशी बोलते हैं। सिसोदिया वंश के शासक कहाँ पे रहते थे? मेवाड़ में शासन करते थे और मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़ थी। देखो, विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाई थी। ठीक है, विजय स्तंभ की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। चलो चलो, अब इसके साथ ही आपका प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हुआ, द एंड हुआ। ठीक है, तो अब इसके बाद से जो हमारा स्टार्ट होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। सभी कॉम्पिटिटिव के पीडीएफ नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन डाउनलोड करें बिल्कुल फ्री, और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है एमोर मैथमेटिक्स, उसे आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो ये रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखता है, इसे आप लोग प्रेस कर देना। जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक बेल आइकन आएगा, उसको भी आप लोग दबा देना। ठीक है, इस रेड कलर के बटन को आप लोग प्रेस करना, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जो भी वीडियो हम डालेंगे, लूसेंट की अगली जो भी अपडेट आएगी या जो भी आएगी, उन सभी की जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस चैनल पे बहुत सारे मैगजीन, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम के बुक्स और डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोग टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लेना। फेसबुक पे हमारा एक पेज है एमोर मैथमेटिक्स के नाम से, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पेज पे आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट मिलती रहती हैं, डेली अपडेट मिलते रहते हैं। बहुत सारे उस पे ऐसे एडमिन हैं जो ऑलरेडी पीसीएस क्वालिफाइड हैं और वो आपको अपना अपना आर्टिकल डालते रहते हैं। तो फेसबुक पेज आप लोग जरूर कर लेना, टेलीग्राम और फेसबुक कर लेना, यूट्यूब से आप लोग जुड़ जाना। ठीक है,
इस वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस, काफी मेहनत हो रही है तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर करना। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितने ज्यादा हो सके वहां तक आप इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।